वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ युक्ति आईएएस को साझा करें। और हमारे पुराने मित्र जो हैं, सहपाठी हैं, मैं आशा करता हूँ वो सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी युक्ति आईएएस के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए डीएनए करंट अफेयर्स के संदर्भ में, आप लोग बेहतर तरीके से उसका परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मुझे आशा है आप लोग बेहतर करेंगे। चलिए, उससे पहले जो भी समस्याएं हो सभी स्टूडेंट को तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके सभी समस्याओं का समाधान युक्ति आईएएस के द्वारा कर सकते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म हमारे बने हैं युक्ति आईएएस के, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां डायरेक्ट एक्सेस करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही जो भी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस आदि का जो भी इसके अतिरिक्त बहुत से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उससे आप डायरेक्ट जुड़कर आप युक्ति आईएएस द्वारा प्रोवाइड की जा रही सर्वोत्तम सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ डीएनए का डेली जो करंट होता है पेड ग्रुप के लिए, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बिना समय बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने कल डीएनए में भी जल विवाद को कुछ पढ़ाया था, कृष्णा गोदावरी। फिर एक देखिए आज नया जल विवाद संदर्भ में आया है चर्चा में, उसे देखते हैं क्या है। वंशधारा नदी जल विवाद है। आप लोग जो भी एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या यूपीएससी की, सभी लोग ये ध्यान से अच्छे तरीके से सुन ले। जो भी जल विवाद होगा, नदी जल विवाद, जल से, भूमि से, संसाधन से, अगर कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी टॉपिक होता है, वो बेहतर तरीके से आप लोग कीजिएगा। प्रश्न हर हालत में यहाँ से पीसीएस और यूपीएससी में बनेंगे, क्योंकि यह कोर सेक्टर है के रूप में, कोर टॉपिक के रूप में यूपीएससी और पीसीएस इसे शामिल करता है। ये सब जैसे नदी से संबंधित, जैसे आप जल स्रोत के संबंध में जल स्तर का कमी हो रहा है इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, भूमि संरक्षण के संबंध में या खनिज संपदा के संबंध में, अगर इस तरह कुछ भी टॉपिक आपके सामने नज़र आता है तो उसको पहले प्रेफरेंस के साथ आप लोग तैयारी कीजिएगा, उसको अपने अध्ययन में शामिल कीजिएगा। तो चलिए, वंशधारा नदी जल विवाद देखते हैं क्या है। तो वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश 2009 में वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के मध्य उत्पन्न वंशधारा जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट जो था, वाटर डिस्प्यूट के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार से वार्ता की बात की गई है। हाल ही में वार्ता की बात की गई है। वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही वंशधारा नागावली नदी इंटरलिंकिंग, अर्थात जो नदी जल परियोजना चल रही है भारत सरकार की, नदी जल जोड़ो परियोजना या नदी जोड़ो परियोजना, तो उसके संबंध में वंशधारा और नागावली नदी इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाना था तथा मड्डुवालासा परियोजना का भी विस्तार किए जाने की योजना बनाई गई है। तो इसी के संदर्भ में ये जल विवाद, वंशधारा जल विवाद 2009 से विवादित है। तो उसके संदर्भ में कुछ वार्ताएं एक दूसरे के साथ दोनों राज्य करना चाहती है। तो नेक्स्ट ऑफ इसमें देखते हैं क्या है पॉइंट। मडुवालासा परियोजना आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एक मत्स्य सिंचाई योजना है। तो कल मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश किस प्रकार की योजनाओं को चला रहा है। तो उसमें देखिए एक मध्यम सिंचाई परियोजना भी यहाँ चला रहा है। इस परियोजना का जल ग्रहण क्षेत्र श्रीकाकुलम और विजयनगरम 2 जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना के जलाशय के लिए पानी का मुख्य स्रोत सुवर्णमुखी नदी, देखिएगा यहाँ पर स्वर्णमुखी नहीं है, जो झारखंड में बहती है वो नदी नहीं है, यहाँ सुवर्णमुखी नदी है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, प्रश्न में हो सके यूपीएससी के प्रश्न में इसे पूछ सकता है, या यूपीएससी में भी कभी कभी ये सब नदियों के बारे में, सहायक नदियों के बारे में पूछता है, तो हो सकता है इस तरह टाइप की नदी के बारे में पूछे। तो सहायक नदी नागवल्ली नदी में एक इंटरलिंक बनाकर की जा रही है। तो किसके साथ इंटरलिंक की जा रही है, ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। उड़ीसा राज्य द्वारा फरवरी 2009 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, जो ISRWD शॉर्ट फॉर्म में, कल मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया था।
इसे वहाँ कल के PDF में आप जाकर देख सकते हैं। DNA जो लिया गया उसमें आप अच्छे तरीके से नदी जल विवाद जो है तो उसके संबंध में क्या बातें हैं उसे देख सकते हैं। तो अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत वंशधारा नदी जल विवाद समाधान के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के गठन के लिए केंद्र सरकार को एक शिकायत दर्ज कराई है। तो किसे शिकायत दर्ज की है, किसने की है? उड़ीसा राज्य ने की है। किसको की है, किस के तहत की है, ये सब प्रश्न में पूछ सकते हैं। किस धारा के तहत की है, किस नदी के दौरान, किस नदी के बिहाफ में की है, तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उड़ीसा सरकार का पक्ष है कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज बहाव वाली नहर के निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख गया, यानी जल स्तर गिर रहा है। इसके संबंध में वो उड़ीसा सरकार शिकायत लेके गई है। इसके परिणाम स्वरूप भूजल और नदी का जो बहाव होगा प्रभावित होगा, यानी उड़ीसा का ये कहना है। नेक्स्ट है, दोनों राज्यों के मध्य उत्पन्न इस विवाद को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 में केंद्र सरकार को जल विवाद अधिकरण के गठित करने का निर्देश दिया। अतः सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने ही जल विवाद अधिकरण बनाया। तो कल मैंने आपको बताया था जो भी अधिकरण या डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसका गठन करने का अधिकार केवल संसद को है। न्यायालय विवादों पर सुनवाई कर सकता है, उसके संबंध में दिशा निर्देश केंद्र सरकार को दे सकता है, लेकिन जल से संबंधित जो भी विवाद हो उस पर क्या निर्णय लेना है वो केवल संसद ही डिसाइड करेगी। कल ही मैंने बताया था आपको। तो चलिए, नदी जल विवाद संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, कल इस पर चर्चा की। जैसे संविधान का अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। अन्य अनुच्छेद 262 निर्देशित करता है। फिर इस अनुच्छेद के अंदर संसद और 2 कानून पारित किए गए। कौन को? नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो नदी से संबंधित जो अधिनियम पारित किए गए हैं डिस्प्यूट को संबंध में, ये दोनों 1956 में ही पारित किए गए हैं। और नदी बोर्ड एक अधिनियम है और एक अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम है। तो इसे आप लोग देखिएगा, जिस पर विस्तृत चर्चा DNA में की जा चुकी है। आप लोग पीछे जाके DNA देख सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल प्रयोग के बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद के न्याय निर्णयन हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण का गठन की शक्ति है। तो आप लोग यहाँ देखिए, अस्थायी कोई का गठन का प्रावधान नहीं है। यहाँ केवल अस्थायी है, वो अपना कार्य करेगा, कार्य जब पूर्ति हो जाएगा उसकी समाप्ति हो जाएगा न्यायाधिकरण का। ऐसे नहीं कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जैसे होता है जो अस्थायी रूप से कार्य करता है, वैसा ट्रिब्यूनल इस ट्रिब्यूनल की प्रकृति नहीं होती है। वह कार्य की समाप्ति के साथ ही इसका अधिकार भी समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे एक अस्थायी न्यायाधिकरण के रूप में कहा जाता है। चलिए, गठित आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये आप लोग लिख के सेंड कीजिएगा, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का गठन कब और कैसे किस रूप से किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है सरकार, और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप सेंड करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गठित न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा जो सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि जो भी न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल जो निर्णय देगा वो सभी पक्षधारों को मानना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति है, अनिवार्यता प्रवृत्ति दर्शाता है। फिर वंशधारा नदी क्या है इसे भी देख लेते हैं। यह नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। तो मैप में यहाँ बताने की कोशिश की गई है, जिसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तब आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, वंशधारा बेसिन ये है और नागवल्ली बेसिन ये है। तो इसके बीच के क्षेत्र जो है यही प्रभावित रहे होंगे। यहाँ से आपको देख रहे होंगे कहाँ से वंशधारा आ रही है और नागवल्ली कहाँ से आ रही है, दोनों पैरेलल आ रही है और आंध्र प्रदेश में आके ये बे ऑफ बंगाल में लो लास्ट हो जाती है, बह जाती है, वहाँ पर जाके मिल जाती है। तो इसी क्षेत्र को लेकर विवाद है, इस बीच को इंटरलिंक करने की व्यवस्था की जा रही है। नदी जल जोड़ों परियोजना की जल प्रवाह इसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, लघु सिंचाई व्यवस्था की जा सके, इसलिए इंटरलिंक
नदी जल परियोजना के तहत इसको इंटरलिंक करने का व्यवस्था किया गया। विवाद यहीं से उत्पन्न हुआ है। क्या ये लगाता है कि इसके जल स्तर में कमी हो रहा है, ये बोलता है, उड़ीसा बोलता है इसके जल स्तर में कमी हो रहा है। दोनों एक दूसरे के डिस्प्यूट। तो आपको कल ही मैंने बताया था, अगर कोई राज्य विशेष को एक बार कोई शक्ति मिल जाता है तो वो उस शक्ति में कमी नहीं करना चाहता है वो राज्य की वैसी शक्ति यथा स्थिति बनी रही। तो डिस्प्यूट यहीं से होता है और निरंतर नदियों में जल का स्तर निरंतर गिर रहा है, जिसके कारण डिस्प्यूट होना प्रभावी है। क्या डिस्प्यूट होगा ही होगा, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य को ये बोलेगा कि तुम मेरे जल का अधिक उपयोग कर रहे हो। वो ये नहीं कहेगा कि जल स्तर में कमी हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ पैरेलल और चेक और बैलेंस का सिस्टम बनाते हुए हम लोग डिस्प्यूट को समाधान निकालें। वो केवल ये बोलेगा, कोई भी राज्य हो, क्या वो बोलेगा कि दूसरे विपरीत राज्य ने उस नदी पर अधिक परियोजनाओं का विकास कर लिया है, जिसके कारण जल स्तर में कमी हो गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या इसमें है। नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर में होता है। तो आप लोग इसको देखिए कहाँ से हो रहा है, कालाहांडी के थुआमूल रामपुर से। तो आप ये होमवर्क के तौर पर या कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं कि कालाहांडी किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है कालाहांडी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके बारे में बताएं क्यों प्रसिद्ध है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के बेसिन कुल जल ग्रहण क्षमता 10,830 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आता है 10,830 किलोमीटर। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक में क्या क्या चर्चा की जा चुकी है एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं। तो वंश नदी जल विवाद क्या है, इस पर चर्चा करें। कौन कौन राज्य, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस पर चर्चा हो चुका है। या किसी प्रकार की योजनाएं चला रहे, मध्यम प्रकार की योजनाएं चल रही, विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, इस पर भी चर्चा की जा चुकी है। तो आप लोग जैसे भी इस टॉपिक से संबंधित तो सारे एंगल को यहाँ पर चर्चा की जा चुकी है। तो प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे, जिस भी एंगल से एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। और जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनका परफॉर्मेंस निरंतर बेहतर होता जा रहा है। पहले जो शुरुआत में थे जो छोटी छोटी गलतियां होती थी वो अब नहीं हो रही, बहुत खुशी की बात है। और आप लोग इसी तरह निरंतर प्रयास करें। आप लोग ये मान के चले कि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा उसके सभी सॉल्व जो आपके दायरे के प्रश्न होंगे उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। हमारा ये दावा भी है और आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये खुद में देख रहे होंगे परिवर्तन आपने कि ये कैसे आया है आप लोगों में। हम लोग इसी तरह प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इस पर निरंतर जारी रखें। चलिए नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन। तो ये आभासी शिखर सम्मेलन जो भी है कोविड-19 में यह बहुत ही प्रचलित एक कॉन्सेप्ट आ गया आभासी शिखर सम्मेलन कराने का। यह एक विकल्प के रूप में आ रहा है कि संसाधनों का बचत भी कराता है। इसलिए आभासी जो शिखर सम्मेलन जो होते हैं उसके बहुत बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं सभी देश। तो चलिए क्या है, पहला ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध में देखते हैं। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन अर्थात वर्चुअल जो लीडर्स समिट है का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिए गए थे। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न खतरों से बचने के विभिन्न देशों में पारंपरिक शिखर सम्मेलनों के माध्यम से की जाने कूटनीति के स्थान पर डिजिटल तरीकों को अपनाया गया है। तो देखिए कोविड केवल हमारे लिए हानिकारक ही नहीं है, बहुत से हमारे लिए विकल्प भी लाया, बेहतर विकल्प कि हम कम संसाधनों का उपयोग करके बेहतर उत्पादन कैसे कर सकते हैं, बेहतर संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर कोविड के संबंध में कोई प्रश्न आता है तो ये सब भी आप लोग मेंस में टैग कीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री कोविड-19 के महामारी के बाद अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्मेलनों में आभासी माध्यमों से भारत भाग लेकर ई कूटनीतिक को आगे बढ़ाया है। तो आप लोग इस बार मेंस के लिए जो भी देंगे मेंस का एग्ज़ाम, वो हो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या आगामी जो यूपीएससी का होने वाला होगा,
तो उसमें ई कूटनीतिक से मेंस में प्रश्न जरूर होने वाला है, आप लोग ये मान के चलिए। तो क्यों महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण विषय है तो इस पर प्रश्न जरूर बनता है मेंस में, ये जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं इसके संबंध में, ई कूटनीतिक के संबंध में क्या है। ई कूटनीतिक, ई डिप्लोमेसी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति के तात्पर्य राजनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से है। ई कूटनीति के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जाए: देश के प्रतिनिधित्व और संवर्धन, देशों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा, राजनयिक सेवाओं की वृद्धि, सामाजिक जुड़ाव को स्थापित करना, बहुपक्षीय ई कूटनीतिक पहल। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से आभासी शिखर सम्मेलन के अलावा निम्नलिखित बहुपक्षीय कूटनीति पहल प्रारंभ की है। तो पहला इसमें देखते हैं क्या है। सार्क नेताओं का आभासी सम्मेलन किया गया 15 मार्च 2020 को ही। तो भारतीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर आप लोग ये जो आभासी सम्मेलन है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनको आभासी सम्मेलनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने विश्व स्तर पर इसे समर्थन प्राप्त हुआ। और इन्हीं के प्रयासों के दौरान ही जब ये बार बार आभासी सम्मेलन करते हैं तो अब विश्व के सभी संस्थाएं, सभी देश इस और आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत का एक सकारात्मक पक्ष सामने आया है। इसे भी आप लोग मेंस के पॉजिटिव जब भी पॉजिटिव भारत के कूटनीतिक संबंध में पूछे तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 मार्च कब किया था सार्क नेताओं का आभासी सम्मेलन, 15 मार्च 2020 को। तो कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। पिछले डीएनए में जब सार्क नेताओं के संबंध आभासी सम्मेलन पर चर्चा की जा चुकी है, आप लोग पीछे जाकर डीएनए देख सकते हैं। 15 मार्च के डीएनए या 16 मार्च के डीएनए में ज़रूर होगा ये, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है G20 आभासी सम्मेलन, ये भी देखिए। हाल ही में जी समूह के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो आयोजित किया, भारतीय प्रधानमंत्री की पहल। तो देख रहे फिर भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर ही यह सम्मेलन किया। G20 जो विकसित देशों जो सबसे अर्थव्यवस्था में सबसे विकसित हैं उनकी सम्मेलन है। मुख्यतः यह G20 ग्रुप 20 के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व में अर्थव्यवस्था में बेहतर स्थान रखते हैं। तो देखिए भारतीय प्रधानमंत्री के पहल पर भी इस सम्मेलन का आयोजन किया गया G20 का। नेक्स्ट है नाम में संपर्क समूह शिखर सम्मेलन। हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के सहयोग की दिशा में गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात नाम के समूह द्वारा संपर्क समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी भारतीय प्रधानमंत्री के पहल पर किया गया है। तो देख रहे हैं दो चीज़ें यहाँ स्पष्ट आप लोग सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय राजनीति जो पड़ोसी देशों के साथ होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दोनों में ही आभासी शिखर सम्मेलन के आयोजन कराने में भारतीय प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं और मेंस में कभी भी आपको प्रश्न ऐसे भारत के सकारात्मक पक्ष दिखाना है क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो ये भी पक्ष आप दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ, उसे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया। तो नाम को 2014 के बाद कब संबोधित किया, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये 2020 में संबोधित किए हैं 6 वर्षों के बाद। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। साथ ही साथ ये क्यों ना गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत पीछे हट रहा है, इतने वर्षों में पहली बार आया है। तो आप लोग सार्क +1 का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे ये क्या है। इस पर एक बार विस्तृत मैं एक बार वीडियो बना दूंगा। तो सार्क +1 कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए ही भारत अमूमन कुछ वर्षों से ऐसी प्रवृत्ति को अपना रहा है।
कि बेहतर विकल्प हमारे लिए शार्क है, शार्क+1 का विकल्प। तो चलिए ये सब चीज़ें तो हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीसरा, किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO। तो चलिए क्या है ये देखते हैं। भारत सरकार अगले 3 वर्षों में 3500 किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य मिल सकेगा। तो अगले 3 वर्षों में कितना, 350 यानी 3500 किसान उत्पादक संगठनों का। आगामी 3 वर्षों में जो FPOS अर्थात शॉर्ट फॉर्म में किसान उत्पादक संगठन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो बनाए जाएंगे। उनमें से अधिकांश FPO भारत सरकार के एक उत्पाद एक जिला पहल पर आधारित होगी। अर्थात इसका मानना है यूपी में जैसे यूपी सरकार ने जैसे एक जिला एक प्रोडक्ट कार्यक्रम लॉन्च किया, उसी के संदर्भ में भारत सरकार भी एक जिला एक उत्पाद का पहल के संदर्भ में ये परियोजना चलाएगी, जहां FPO मुख्य रूप से कम मात्रा वाली अन्य उपजों के अलावा विशेष कमोडिटी को बढ़ावा देगा और इसका व्यापार करेगा। जो भी व्यापार होगा कमोडिटी के संदर्भ में अर्थात खाद्य सामग्री के संबंध में उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इस वर्ष वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आगामी 5 वर्षों में 10,000 FPOS बनाने का यानी किसान उत्पादक संगठन बनाने की मदद करने की घोषणा की थी। तो पर लेकिन 3 वर्षों में ही 3500 बना लिया जाएगा और 2 वर्षों में शेष को बनाया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कब ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अगले 3 वर्ष में कितना बनाया जाएगा 3500 और लास्ट के 2 वर्ष में शेष कितना बनेगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। वर्तमान में देश में लगभग 5000 FPOs कार्य कर रहे हैं किसान जो संगठन है, जिसमें से 910 लघु कृषि व्यापार संघ द्वारा अर्थात स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा SPSC के द्वारा से संबंध है, जबकि लगभग 3000 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा अंतर्गत आते हैं और शेष 1000 जो 1090 है वो निजी कंपनियों द्वारा बनाए और चलाए जा रहे हैं। तो ये भी वितरण आप लोग देखिएगा प्रश्न में हो सकता है, पूछा जा सकता है। और किसान संगठन क्या है उसकी चर्चा देख लेते हैं। तो कृषि उत्पादक संगठनों का अभिप्राय किसानों के विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान समूह से होता है। तो होमवर्क के तौर पर आप लोग ये बताइएगा छोटे और सीमांत किसान किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार संगठनों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कृषि से संबंधित चुनौतियों प्रभावी समाधान ढूंढना है या करना होता है। ये संगठन किसान उत्पादक संगठन प्राथमिक उत्पादकों, ध्यान रखिएगा प्राथमिक उत्पादकों के लिए ये संगठन होता है, न द्वितीय न तृतीय क्षेत्रों के लिए, ध्यान आप लोग रखिएगा। तो जैसे किसानों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, कारीगरों आदि द्वारा गठित कानूनी इकाइयाँ होती हैं। किस प्रकार की इकाइयाँ होती है, कानूनन लीगल स्टेटस इन्हें प्राप्त होता है और यह किसान उत्पादक संगठन को भारत सरकार और नाबार्ड आदि जैसे संस्थानों से सहायता प्राप्त होती है। तो इसके संबंध में भी चर्चा विस्तृत की जा चुकी है। लास्ट टॉपिक आज है, सॉरी यहाँ चौथा टॉपिक ये लिखाना था, यहाँ पर हो गया कुछ इधर। ये चौथा टॉपिक है बाल श्रम, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्स। वो WDACL इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस या निषेध दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस वर्ष का थीम ILO के द्वारा दिया गया है, कोविड प्रोडक्शन चाइल्ड फ्रॉम द चाइल्ड लेबर्स नाउ मोर देन एवर। देखिएगा इस चित्र के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी चित्र यूज़ किया जाता है कुछ उसका रीज़न होता है। कोई भी संस्था चित्र को देती है, सामने लाती है, चित्र आपको एक फिगर के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहती है, तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ये ILO ने इस चित्र के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है। जब आप लोग ये सब काम क्रिएटिव काम करना शुरू कर देते हैं तो आप जो भी टॉपिक से संबंधित बौद्धिक सोच है आप लोग का विकसित होता है। तो प्रयास कीजिएगा ILO ने क्या किया है। जब भी चित्र
फिगर यूज़ किया जाएगा इस टाइप का। तो आप लोग उस पर हम लोगों को आप बताइएगा ये क्या है, क्या कहना चाहता है ILO इस संबंध में या वो अन्य संस्थाएँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस सेफ देख द्वारा युवा श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और बाल श्रम के अंत के लिए एक संयुक्त अभियान किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? पिछले वर्ष, गत वर्ष, ध्यान दीजिएगा। इस वर्ष ये 2019 का था, ये 2020 का है। तो इस वर्ष एक आभासी अभियान चलाया गया। देखिए आभासी अभियान ILO भी चलाना प्रारंभ कर दिया है। ये भारत का बहुत कूटनीतिक सहयोग है विश्व को के रूप में आयोजित किया गया। इसे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर IPCCLA के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। तो ये कौन कौन कर रहा है, कौन कौन सी संस्था मिलकर कार्य कर रही है, ये देख लीजिए आप लोग। इस संयुक्त अभियान का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 8.7 के अनुसार 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त किया जाना और निर्धारित लक्ष्य 8.8 के अनुसार 2030 तक सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कामकाजी वातावरण उपलब्ध कराने के सब जो लक्ष्य है उसके संबंध में ये इस अभियान का मोटो है। मेन मोटो इसका यही है कि ये जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके जो 2025 और 2030 के टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम की वैश्विक सीमा और उसे खत्म करने के प्रयासों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल श्रम के खिलाफ विश्व बाल दिवस या विश्व दिवस निषेध दिवस के रूप में इसे शुरू किया है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करने और उसकी मदद करने के लिए सुझाव के लिए सरकारों, श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं अर्थात जो नियुक्त करता है नागरिक समाज के साथ दुनिया भर के लाखों लोग एक साथ एकत्रित करता है। यह एक प्लेटफॉर्म पर सभी को लाने का प्रयास करता और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यह रोजगार के लिए न्यूनतम आयु पर ILO कन्वेंशन नंबर 138 के अनुसमर्थन और बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर ILO कन्वेंशन 182 द्वारा प्रेषित किया गया था। तो ये जो संगठन 2002 में जो कन्वेंशन कराया गया, जो प्रारंभ किया गया, वो ILO के कन्वेंशन 138 और नंबर 182 के आलोक में ही यह लाया गया है। यह दिवस मनाया जा रहा है 12 जून से। तो आप लोग थोड़ा होमवर्क के तौर पे ये बताइएगा कि कन्वेंशन में क्या क्या बातें हैं, आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप लोग ये सब काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ निश्चित मानिए आप लोग आपके अध्ययन सामग्री में अध्ययन जो करने का तरीका है उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग इसे नहीं लिखिएगा तो हम लोगों का कुछ होगा। ये करने से ये होगा कि आप लोग ये समझने लगिए कि प्रश्न में और भी सब टाइटल कैसे जुड़ते हैं और कैसे वो प्रश्न UPSC या PCS इस संदर्भ में पूछ सकता है। तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आप लोग ये काम करने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में ये सब चीज़ें जो भी होमवर्क के तौर पर पूछा जाता है आप लोग उसका जवाब ज़रूर दें। इससे आपका ही बेहतर होगा, आपका ही भला होगा। और आपको हम लोगों का टैगलाइन है, आप न्यूनतम गलती कीजिए और अधिकतम सफलता पाइए। तो न्यूनतम गलती अगर आप करना कम कर देते हैं, यानी गलतियां आपसे कम होती, सफलता का दर उतना ही बढ़ता है। तो ये सब आधार उसका है जो भी आपको इसमें PDF में दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त टेस्ट जो लिया जाता है, उसके अतिरिक्त फिर आपको होमवर्क जो दिया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो ये आप सब के लिए ही करने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले ही भारत श्रम ने अनुवादित 152 मिलियन बच्चे, जिसमें 72 मिलियन खतरनाक काम कर रहे हैं, अर्थात खतरनाक जो प्रवृत्ति के काम है तो वहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं, बाल श्रम के पीड़ितों में से लगभग आधे अर्थात 48% 5 से 11 वर्ष की आयु के थे, 28% 12 से 14 वर्ष के थे और 24% 15 से 17 वर्ष के थे। तो ये डाटा पिछले वर्ष आया था। तो इसके संदर्भ में देखिए, नवीन डाटा भी आया नहीं है, तो देखेंगे वो क्या है। तो
बच्चों का जो बाल श्रम जो श्रमिक है उसका वर्गीकरण कैसे है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने प्रतिशत बच्चे कितने वायु वर्ग के खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं, तो ये आप देखिएगा। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। बाल श्रम मुख्य रूप से कृषि 71% में केंद्रित, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बाल श्रमिक होते हैं। तो क्या है वो बाल श्रमिक किसमें है, उस संख्या कितना है, उसका प्रतिशत कितना है, 71% कुल है। बाकी शेष जो है आपको 29% अन्य क्षेत्रों में है। बाकी जो 71% केवल कृषि क्षेत्र में, तो वो कौन से क्षेत्र है, जैसे मछली पकड़ना, वानिकी, पशुधन पालन और जलीय कृषि आदि क्षेत्र में शामिल है। सेवाओं में कहाँ है, 17%, खनन सहित औद्योगिक क्षेत्र में 12%। तो देखते हैं कहाँ पर बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, वो कृषि क्षेत्र में है। तो आप इसके आप अगर जो भी इससे जानते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते कि बाल श्रमिक केवल खनन औद्योगिक क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा शोषण होता है, ये नहीं मानिएगा। ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोषण होता है, क्योंकि कृषि के विभिन्न रूपों में यह बच्चे को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका और एशिया और प्रशांत क्षेत्र एक साथ दुनिया भर के बाल श्रम में हर 10 में से 9 बच्चों के लिए, अर्थात इन 3 जो महादेश हैं इसमें केवल जितने बच्चे हैं उनमें से 9 में से ये जो 10 बच्चे हैं उनमें से 9 बच्चे बाल श्रमिक से पीड़ित हैं, इनका शोषण होता है। शेष बाल श्रमिक आबादी अमेरिका 11 मिलियन, यूरोप और मध्य एशिया 6 मिलियन और अरब राज्यों में 1 मिलियन के बीच विभाजित है। अर्थात कहने का मतलब 18 मिलियन जो कुल बच्चे हैं वो केवल इन देशों से, बाकी शेष जितने भी बच्चे हैं केवल इन महादेशों से हैं, संबंधित रखते हैं। घटना के संदर्भ में 5% बच्चे अमेरिका में बाल श्रम में, 4% और मध्य एशिया में है, 3% अरब राज्यों में, जबकि बाल श्रम में बच्चों का प्रतिशत कम आय वाले देशों में सबसे अधिक है। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से पूछा बाल श्रम बच्चों का प्रतिशत कहाँ है, तो ओबियसली कम आय जहाँ होंगे, कम आय वाले राज्य होंगे वहाँ सबसे अधिक होगा। उनकी संख्या वास्तव में मध्यम आय वाले देशों में अधिक है, पर संख्या कहाँ सबसे ज़्यादा होगा ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें रीजनिंग का है कि प्रतिशत कहाँ अधिक होगा, संख्या कहाँ होगा, नंबर ऑफ जो चाइल्ड है लेबर उनका संख्या कहाँ है, तो वो संख्या अधिक वास्तव में मध्यम आय वाले के पास है, और प्रतिशत के तौर पर सबसे कम कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ है, कम आय वाले राज्यों में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न आय मध्यम आय वाले देशों में 9% सभी बच्चे, ऊपरी मध्यम आय वाले देशों में सभी बच्चे, 7% बच्चे श्रमिक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय आय समूह के बाल श्रम बच्चों की पूर्ण संख्या आंकड़े बताते हुए बाल श्रम 84 मिलियन बच्चे बाल श्रम में उन सभी 56% के लेखांकन वास्तव में मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, और अतिरिक्त 2 मिलियन बच्चे रहते हैं कहाँ पर, उच्च आय वाले क्षेत्रों में। तो मध्यम आय वाले में कितने रहते हैं, और अतिरिक्त आय वाले उच्च आय वाले देशों में कितना मिलियन बच्चे रहते हैं। तो ये सब डाटा है जो जारी किया गया था, तो ये भी डाटा देख लेते हैं। इसके बाद जो भी है परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक होगा, करेंट DNA का टेस्ट चलता है रात के 8:30 बजे। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, और जो जुड़े हुए हैं वो बेहतर तरीके से करिएगा, और जो भी है प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो आज के टॉपिक में क्या क्या शामिल किया है उससे देखते हैं। ये नदी जल विवाद हो गया, भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध में चर्चा की जा चुकी है। इसमें क्या क्या बात है, सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई। ई कूटनीति क्या है, मेंस के संदर्भ में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बनेगा इस साल। फिर सार्क नेताओं का भाषी सम्मेलन, G20 का भाषी सम्मेलन, नाम प्रमुख, ये सब जो भी सम्मेलन हुआ ये पिछले DNA में बताया जा चुका। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं DNA के बारे में कि क्या ये सब बोलता है, भाषी सम्मेलन में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसान उत्पादक संगठन, इसे आप लोग बेहतर तरीके से कीजिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें की गई है, कितना लक्ष्य रखा गया, कितने लक्ष्य का किस रूप में बंटवारा है, किसान उत्पाद संगठन क्या है, इस पर चर्चा की जा चुकी है। बाल श्रमिक निषेध दिवस किस रूप में कब मनाया जाता है, ये कौन कौन सी संस्था मिलकर बनाई जा रही है, ILO ने क्या जारी किया है, ये भी है। फिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है,
कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कितना कन्वेंशन है, ये सब पर चर्चा की जा चुकी है। क्या डाटा है इसके संबंध में, डेटा किस रूप में है, ये भी चर्चा की जा सकती है। तो जितने भी प्रश्न यूपीएससी में बनेंगे इस टॉपिक से संबंधित सभी पर चर्चा की जा चुकी है। और जो भी प्रश्न है आप लोग डीएनए को 8:30 बजे मिलते हैं। साथ ही साथ जो भी है यूपीएससी बीपीएससी के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, यूपी पीसीएस के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हों उससे जुड़कर और बेहतर सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं अमर कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।